नमो नमः साथियों, जय हिंद, जय भारत। पिछले वीडियो में हम केवल समास के बारे में चर्चा कर चुके थे, जिसमें बताया था कि विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त केवल समास विशेष संज्ञा से मुक्त होता है, वह केवल समास कहलाता है। उसके उदाहरण भी हमने देख लिए थे। इसी के बाद अव्ययभाव जो समास है उसके बारे में भी चर्चा कर चुके थे और उसमें उसकी परिभाषा बताई थी कि पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययभाव समास। पूर्व पद प्रधान होता है अव्ययभाव समास का, और इस अव्ययभाव समास की जो पहचान होती है उसके बारे में हम चर्चा कर चुके थे। आज इस वीडियो में हम अव्ययभाव समास के जो उदाहरण हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। करते हैं प्रारंभ। अव्ययभाव समास जो है, यह अव्ययभाव समास 16 अर्थों में होता है। 16 अर्थों में होता है जो कि है अव्ययम, विभक्ति, समीप, समृद्धि, वृद्धि, अर्था, अभाव, अत्या, संप्रति, शब्द प्रादुर्भाव, पश्चात, यथा, अनुपूर्वे, योग पद, सादृश्य, संपत्ति, साकल्यांत, वचनेषु। इस प्रकार से इन सारे 16 अर्थों में होता है, पर 16 अर्थ नहीं पढ़ते हुए हम कुछ विशेष उदाहरण ही देखेंगे 16 अर्थों में से, जिसमें एक अर्थ होता है समीपता के लिए उप, तो उसका उदाहरण हो जाएगा ये उपकृष्णम, और इसका समास विग्रह होगा कृष्णस्य समीपम। एक अर्थ होता है नीर अर्थ में, तो उसका उदाहरण जो हो जाएगा निर्मक्षिकम, तो इसका विग्रह हो जाएगा मक्षिकाणाम अभावः निर्मक्षिकम। जिस स्थान पर मक्षिकाओं का अभाव रहता है उस स्थान को कहा जाएगा निर्मक्षिकम। अनुअर्थ में होता है तो उसका उदाहरण हो जाएगा अनुज्येष्ठम, ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेण अनुज्येष्ठम। स अर्थ में होता है सचक्रम, चक्रेण युगपत्, चक्र सहित। सशस्त्रम, शस्त्राणाम संपत्ति, संपत्ति अर्थ में होता है। उसी प्रकार से इसमें एक आता है यथा। यथा के 4 अर्थ होते हैं। 4 अर्थों में अव्ययभाव समास होता है। एक होता है यथा का मतलब योग्यता अर्थ में, तो उसका उदाहरण हो जाएगा अनुरूपम, रूपस्य योग्यम। एक यथा का अर्थ होता है आवृत्ति अर्थ में, तो हो जाएगा प्रत्यर्थम, अर्थम अर्थम प्रति, प्रत्यर्थम। एक यथा का शक्ति के अर्थ में होता है, तो यथाशक्ति, शक्तिमान अतिक्रम में, शक्ति का अतिक्रमण नहीं करके। एक स अर्थ में होता है सदृश अर्थ में, तो सखी, सख्या सदृश, सखी के समान। इसी अव्ययभाव समास के अपवाद स्वरूप माने जाते हैं संख्यावंशन सूत्र आता है। संख्यावंशन सूत्र के द्वारा यह सूत्र कहता है कि यदि पूर्व पद में संख्यावाची या संख्यावाचक शब्द हो और उत्तर में वंशवाचक शब्द हो, तो उनका भी अव्ययभाव समास हो जाता है। वैसे संख्यावाची शब्दों में द्विगु समास होता है, पर यह अपवाद स्वरूप अव्ययभाव समास में आता है, क्योंकि इसमें पूर्व पद संख्यावाची होगा पर उत्तर पद वंशवाचक होगा। इस वजह से इसके उदाहरण हैं द्विमुनि, दो मुनि,
विग्रह होगा दो मुनि व्याकरण से। संख्या वंश इनका अर्थ बताया था कि संख्या, ये दो प्रकार का वंश बताया, एक तो विद्यावंश, एक योनि वंश। तो विद्यावंश का उदाहरण है द्विमुनि, दो मुनि व्याकरण से। अगला उदाहरण त्रिमुनि, त्रय मुनय व्याकरण से, तीन मुनि व्याकरण के। तो ये एक विद्यावंश हो गया है। एक योनि वंश होगा तो उसका उदाहरण है एक विंशति भारद्वाजम, एक विंशति भारद्वाजम। ये संख्या वंशेन नामक सूत्र के उदाहरण है और यह अव्ययभाव समास में आते हैं। इसी में अगला एक अव्ययभाव समास में एक सूत्र आता है जो है नदीभिश्यस्य, और यह समाहार अर्थ में होता है। इसमें बताया जाता है कि पूर्व पद में संख्यावाची पद हो और उस संख्यावाची पद का उत्तर पद में स्थित नदीवाचक शब्द के साथ अव्ययभाव समास हो जाता है। इसके उदाहरण है पंचगंगम, विग्रह होगा इसका पंचानाम गंगानाम समाहार, तो 5 गंगाओं का समूह। वही यहाँ पर भी संख्या पूर्व दिगु का आभास होता है हमको, पर फिर समास कौन सा होता है? अव्ययभाव समास। सप्तगंगम, सप्तानाम गंगानाम समाहार सप्तगंगम। इसी अव्ययभाव समास में अगला सूत्र आता है अन्य पदार्थे च संज्ञायाम, और इसमें भी नदीवाचक शब्द आते हैं। बस ये है कि इसमें संख्यावाची शब्द नहीं होता है। जैसे इसका उदाहरण है उन्मत्त गंगम, और समास विग्रह होगा इसका उन्मत्ता गंगा यस्मिन ग्रामे, जहाँ जिस गांव में गंगा उन्मत्त हुई हो। तो इस प्रकार से हमने आज अव्ययभाव समास के जो उदाहरण हैं और इसी अव्ययभाव समास के उदाहरणों में अपवाद स्वरूप माने जाए तो संख्यावंशेन नदीभिश्यस्य और अन्य पदार्थे च संज्ञायाम, इनके उदाहरणों के बारे में चर्चा की। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।